नमस्कार। आज हम भारत में भाषा को लेकर जो आजकल कुछ तनाव चल रहा है, उस पर थोड़ी बात करेंगे। आपने देखा होगा, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहां मतलब स्थानीय भाषा पर जोर दिया जा रहा था। तो इसी मुद्दे को समझने के लिए हम डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की एक चर्चा का विश्लेषण कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इसके अलग अलग पहलू और जो तर्क हैं वो समझ में आए। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि भाषा देखिए जोड़ती तो है ही, पर कभी-कभी समाज में ना एक विभाजन का कारण भी बन जाती है। और इस विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, मतलब अचानक से नहीं उठा है ये। इसके पीछे ना काफी गहरे सामाजिक और ऐतिहासिक कारण है। और हाँ, अक्सर इन्हें राजनीतिक हवा भी मिलती है। अच्छा, तो ये जो टकराव हम देख रहे हैं, जैसे कभी ऑटो वाले विरोध कर रहे हैं या छोटे दुकानदार, इसके पीछे असल वजह क्या लगती है? मतलब क्या मंशा है इनकी? क्या ये सिर्फ भाषा की बात है? देखिए, इस चर्चा के अनुसार ना अक्सर ये विरोध करने वाले आम लोग होते हैं। मतलब थोड़े भोले भाले इमोशनल लोग, जिन्हें एक तरह की सापेक्ष वंचना का एहसास कराया जाता है, रिलेटिव डेप्रिवेशन जिसे कहते हैं। सापेक्ष वंचना, ये क्या होता है? मतलब उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, खासकर जैसे हिंदी बोलने वाले, वो उनके संसाधन, उनके रोजगार ये सब छीन रहे हैं। और उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं वो अपने ही इलाके में अल्पसंख्यक न बन जाए। और इसमें एक जो जरूरी बात सामने आती है वो ये कि असलियत से ज्यादा ना ये महसूस किया गया डर ज्यादा प्रभावी होता है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो इस डर को हवा देते हैं राजनीतिक फायदे के लिए, जैसे चुनाव जीतना या हाँ, चुनाव जीतना, या कभी कभी तो हफ्ता वसूली जैसे कारण भी हो सकते हैं। तो चर्चा कहती है कि असली गुनहगार वो लोग हैं जो इन भावनाओं को भड़काते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई एक तरह से जमीनी हकीकत और राजनीतिक पहलू की बात। लेकिन अगर हम कानून को देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 तो कहता है कि कोई भी कहीं भी रह सकता है, घूम सकता है, अपनी भाषा बोल सकता है। तो फिर ये दबाव क्यों डाला जाता है कि भाई स्थानीय भाषा ही बोलो? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कानूनी तौर पे तो कोई आपको मजबूर करा ही नहीं सकता, ये एकदम साफ है। पर एक व्यवहारिक पहलू भी है इसका, है ना? चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में बस घूमने नहीं गया, पर्यटक की तरह नहीं, बल्कि लंबे समय तक रहने वाला है, नौकरी करने वाला है, हाँ, मतलब बसने जा रहा है एक तरह से, जी, तो फिर वहाँ के स्थानीय भाषा के कुछ शब्द सीख लेना, थोड़ा बहुत बोल लेना, ये संवाद के लिए, आपसी सद्भाव के लिए अच्छा रहता है। वही पुरानी कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष, बी अ रोमन व्हेन इन रोम। विश्लेषण में कुछ उदाहरण भी आते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड का एक टीटी था, बड़ा मददगार, जिसने हिंदी में बात करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ फ्रांस का वो अधिकारी जिसने फ्रेंच नहीं जानने पर अंग्रेजी में भी बात करने से मना कर दिया। तो ये दिखाता है कि पर्यटकों और वहां रहने वालों के प्रति रवैया अलग हो सकता है। अच्छा। और वो बेंगलुरु के एसबीआई बैंक वाली घटना का भी जिक्र है, जहां नियम तो कहता है कि स्थानीय भाषा जानने वाला स्टाफ होना चाहिए, पर वो अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे थे। हाँ, ये कानूनी और व्यावहारिक स्थिति का जो फर्क है, ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा है हिंदी की स्थिति को लेकर। ये राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, ये विवाद हमेशा चलता रहता है। और ये त्रिभाषा फॉर्मूला क्या भला है, इस पर भी काफी बहस होती है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, चर्चा ये बात बिल्कुल साफ करती है कि संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का जिक्र नहीं है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ओ अच्छा, ये तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जी हाँ, हिंदी जो है वो अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। लेकिन अंग्रेजी भी सह राजभाषा की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। शुरू में ये 15 साल के लिए था, पर फिर 1963 और 67 के कानूनों के बाद खासकर गैर हिंदी राज्यों की चिंताओं को देखते हुए ये व्यवस्था अभी तक जारी है। ठीक है। हाँ, एक और अनुच्छेद है 351 जो केंद्र को हिंदी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी देता है। और ये त्रिभाषा फॉर्मूला? जी, त्रिभाषा फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इसका मकसद था राष्ट्रीय एकता बढ़े और लोग दुनिया से भी जुड़ें। इसमें था मातृभाषा, फिर हिंदी या गैर हिंदी राज्यों के लिए कोई और भारतीय भाषा, और अंग्रेजी। सुनने में तो ठीक लगता है, फिर विवाद क्यों? विवाद इसलिए कि इसकी आलोचना होती है। खासकर गैर हिंदी राज्यों को लगता है कि उन पर 3 भाषाएं सीखने का बोझ आ गया, जबकि हिंदी भाषी राज्य क्या करते हैं, वो दूसरी भारतीय भाषा के नाम पर
अक्सर संस्कृत चुन लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो जो मूल उद्देश्य था कि दक्षिण भारत की भाषाएं उत्तर वाले सीखें और उत्तर की दक्षिण वाले, जिससे राष्ट्रीय जुड़ाव बढ़े, वो मकसद पूरा नहीं हो पाता। ये बात तो है। NEP 2020 में भी इस पर फिर से विचार हुआ है और चर्चा इस बात पर भी जोर देती है कि भाई राष्ट्रीय एकता एक तरफा नहीं हो सकती। उत्तर भारत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो दक्षिण की भाषाएं सीखें। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये तो होगी पुरानी बातें, नेथियां। पर आज के ज़माने में क्या टेक्नोलॉजी जैसे AI वगैरह, ये जो भाषा की देवाएं हैं, इन्हें गिराने में कुछ मदद कर सकती है? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण मानता है कि AI बेस्ड जो रियल टाइम ट्रांसलेशन है वो कमाल कर रहा है। जैसे फोन पर ईयरबड्स में गूगल ट्रांसलेट है ही, इनसे संवाद की बाधाएं काफी हद तक कम हो रही हैं। हाँ, वो तो है। और भविष्य की तो कल्पना और भी आगे जाती है। जैसे न्यूरोलिंक जैसी चिप्स की बात होती है कि शायद सीधे दिमाग में ही भाषा अपलोड हो जाए। अरे वाह! लेकिन इसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू भी बताया गया है कि तकनीक भले ही ये सारे समाधान ले आए, भाषा की दीवारें गिरा दें, पर शायद इंसान जो है ना, वो झगड़ने के नए बहाने ढूंढ लेगा। हाँ बिल्कुल, मतलब हो सकता है हम राष्ट्रवाद से आगे बढ़कर ग्रहवाद जैसे किसी मुद्दे पर बढ़ जाएं, कौन जाने। हाँ, सही कहा। तो कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि भारत में भाषा का मुद्दा कितना पेचीदा है, कितना संवेदनशील है। इसमें सामाजिक असुरक्षा की भावनाएं हैं, राजनीतिक हित जुड़े हैं, लोगों के अपने अनुभव हैं, सब कुछ मिला जुला है। उम्मीद यही है कि शायद आपसी सम्मान और ये जो नई तकनीक आ रही है, ये मिलकर भविष्य में संवाद को थोड़ा बेहतर बना सके। जी बिल्कुल। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि मान लीजिए कल तकनीक ने भाषा की सारी दीवारें सच में गिरा दी, तो क्या हम इंसान अपनी पहचान गढ़ने के लिए या एक दूसरे से जुड़ने या बंटने के लिए कोई नया आधार नहीं ढूंढ लेंगे? क्या तब हमारी जो सामूहिक पहचान है वो वाकई भाषा की सीमाओं से ऊपर उठ पाएगी? सोचने वाली बात है।